चलिए हाँ, अब आगे बात करते हैं बेटा हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ अब देखिए आगे हमने पढ़ा था बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। अरे ये बकवास कर रहा है, ये कोई ऐसे ही है, ये ऐसे ही बात बीच में आते हैं बकवास करते हैं। रेजिस्टेंस हमने बात करी थी बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमने बात करी थी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ फैक्टर की हमने बात कर रही थी। अब नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड करते हैं। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस जो है बच्चों डायमेंशन पर डिपेंड करता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर रेजिस्टेंस बेटा आपका डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ तो देखिए बेटा, और एक बात और कहूंगी, कुछ बच्चे बीच में आते हैं चले जाते हैं ना बेटा, ध्यान रखो ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो सकता है वो ये चीजें भी हमें एक ऐप के थ्रू ये चीजें रहे कि बच्चा क्लास में कितनी देर रह रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है। तो इस चीज को बेटा थोड़ा ध्यान रखो, अपनी क्लास में रेगुलर रहो, क्योंकि आगे पता नहीं किस तरह का डाटा मंगवाए हमसे। तो आप लोग अपना प्रॉपर डाटा पूरा रखो और आपका जैसा रिकॉर्ड जाएगा फाइनल रिजल्ट उसी हिसाब से आप लोगों का बनेगा। हाँ तो देखिए बेटा, अब हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या बताता है बच्चों, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है बच्चों, जैसे आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, तो वो बताता है बच्चों आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे मैंने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर हो गया 10, 2 डिग्री बढ़ाने पर हो गया 20, 8 डिग्री टी डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया बच्चों, dr। तो 1 यूनिट डिग्री पर टेम्परेचर में कितना चेंज आता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, एक बार थोड़ा समझते हैं इसको। हमने पढ़ा बच्चों कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बेटा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लिया बच्चों मेरे पास पहले T टेम्परेचर था और वो T से कितना हो गया dt, चेंज को हम dt से दिखाते हैं बच्चों। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो R से R नॉट प्लस कितना हो गया बच्चों, dr हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकती हूँ बच्चों कि dr जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के। रेजिस्टेंस में जितना चेंज हो, जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो dr को जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो मैंने कांस्टेंट लिया बच्चों अल्फा इनटू dt। मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना ले लिया बच्चों, अल्फा इनटू में dt। ठीक है, हाँ अब मैं इनिशियल कितना चेंज कर रही हूँ, dr को मैंने r से r नॉट से r चेंज कर दिया। r नॉट क्या है बच्चों, मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस। r नॉट क्या है बेटा, मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। और टेम्परेचर ये है बच्चों अल्फा इनटू dt। ये मैंने इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर या T1 से T2 कह दो आप लोग कि आपने कितना चेंज कर दिया, T1 से T2 या इनिशियल टू फाइनल, वो कोई सा भी लिख लो आप। ठीक है बेटा, तो ये आ गया dr का जो चेंज करूंगी तो dr का इंटीग्रेशन बच्चों r हो गया या r नॉट से r। अल्फा को बच्चों देखो, वैसे तो अल्फा मैंने बताया कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मैंने क्या बताया अभी आपको कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है उस मटेरियल के लिए उसे क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उस
कांस्टेंट, न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये मान सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कांस्टेंट रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर, बाकी देखो कॉपर के लिए अलग हो सकता है, किसी एलॉय के लिए अलग हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैं यहाँ अल्फा को क्या मान रही हूँ बच्चों, कांस्टेंट मान रही हूँ बेटा। तो टेम्परेचर T1 से T2 लिख लो या Ti से Tf लिख देती हूँ, आपको याद भी रह जाएगा, इनिशियल टू फाइनल इनटू dt बच्चों। तो यह आ जाएगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अल्फा इंटू टी और अपर लिमिट Ti टू टी फाइनल। तो r माइनस आर नोट अल्फा Tf माइनस Ti। तो यह आ गया बच्चों, यहाँ से एक बार इतना नोट करो बच्चों, दिखेगा निशान नीचे दिख रहा है, हाँ। ये आ जाएगा r माइनस आर नोट अल्फा इंटू Tf माइनस Ti, ठीक है। हाँ इतना नोट कर लो बेटा, बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। हाँ देखो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बीएम शर्मा से उठाया है इसको, सीनेज बीएम शर्मा की बुक से मैंने इस डेरिवेशन को आपको करवाया है, ताकि आपको समझ भी आ जाए। यहाँ से आपके एसएल में डायरेक्ट दे रखा है इसको, ठीक है। हाँ अब देखिए बेटा, यहाँ से ये बन जाएगा r बराबर r माइनस आर नोट अल्फा Tf माइनस Ti। ये हो जाएगा बच्चों r नोट प्लस अल्फा Tf माइनस Ti। इसको लिख सकते हैं बच्चों r नोट अल्फा प्लस डेल्टा t या dt, dt लिख लो, डेल्टा t लिख लो, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये आ गया बच्चों आपका अल्फा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बच्चों। अल्फा क्या है बेटा यहाँ पे आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। हाँ अब देखो मैं बात करती हूँ ये आया कैसे, यहाँ पे मैं अभी इनडायरेक्ट लिखी, तो मैंने एक डेरिवेशन के तरीके से समझाया, ये मैंने आपको किस तरीके से समझाया, एक डेरिवेशन के तरीके से समझाया है। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं एक बार, हो गया। हाँ तो मैंने क्या कहा बच्चों, यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों, मान लिया यूनिट रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर कितना है बच्चों, r है आपका, तो t डिग्री पर कितना हो जाएगा बच्चों, dt पर r इंटू dt हो जाएगा। देखो यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ बच्चों, r, तो dt डिग्री पर कितना हो गया बच्चों, r इंटू dt। क्या लिख दिया आपको उसने, आपने उसने r इंटू dt, इतना चेंज हो गया। इनिशियल कितना था बच्चों, r नोट, तो r नोट प्लस r dt, जो चेंज आया, ये चेंज आया बच्चों, देखो एक बार लिख, इतना लिख लिया। हाँ देखो, अरे सेम जैसे आप करते हो कि एक पेन का मूल्य 10 रुपए है, तो 20 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10। तो आपने यही कहा कि वह यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस r है, तो dt डिग्री बढ़ाने पर कितना हो गया बच्चों, r इंटू dt, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है बेटा, तो हम लिख सकते हैं dr बराबर r इंटू dt। तो ये आ गया dr, सॉरी ये अल्फा आएगा यहाँ पे, अल्फा गलत लिखी, तो ये आ जाएगा r माइनस आर नोट बराबर अल्फा इंटू dt। तो r कितना हो गया, r नोट प्लस अल्फा dt। तो अल्फा क्या बताता है बच्चों कि यूनिट डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज होता है। अल्फा क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यूनिट डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का जो चेंज आता है, रेजिस्टेंस का जो चेंज आता है, वो बताता हमें अल्फा। तो यूनिट डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर जो चेंज बता रहा है वो कौन बता रहा है, आपका अल्फा, ठीक है। हाँ dt डिग्री पर कितना हो गया, अल्फा इंटू dt, इतना चेंज वो उस रेजिस्टेंस में बच्चों बता रहा है आपसे, ठीक है। हाँ तो अब आपने क्या कहा, ये चेंज इसके बराबर, तो आप लिख सकते हो r बराबर r नोट प्लस अल्फा डेल्टा t बेटा, ठीक है, क्लियर। जाके मैंने डेरिवेशन के तरीके से बिल्कुल मैथमेटिकली भी आपको समझा दिया। जैसे आप कहते हैं ना थर्मल कैपेसिटी की स्पेसिफिक हीट कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, तो सेम लाइक दैट हमने ऐसा कंसेप्ट कहाँ पढ़ा था, याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना। हाँ वहां पे हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन,
लिखते थे वी नॉट प्लस गामा डेल्टा टी। ऐसा रिलेशन पढ़ा था साहिल भारद्वाज, ध्यान है कुछ? हाँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो इनमें रिलेशन भी क्या था बच्चों, इनमें रिलेशन क्या था, अल्फा बाई 1, बीटा बाई 2 और गामा बाई 3। याद हो तो अल्फा को लिख सकते हैं बच्चों, बीटा को लिख सकते हैं आप 2 अल्फा के बराबर, और गामा को लिख सकते हैं बच्चों आप लोग 3 अल्फा के बराबर। ये रिलेशन था वहां पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में, बताइए। हाँ, तो वहां पे हमने थर्मल एक्सपेंशन, वहां पे भी यही बात करते कि यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ में कितना चेंज हुआ, वो बताता था वहां पे थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो हम इसको कह सकते हैं आपके पास, तो ये रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, ये जो अल्फा है ये क्या बताता है, थर्मल कोएफिशिएंट। ये उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, समझो तो रटो मत, ये उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यूनिट डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है, उसको इंडिकेट करता है। कॉपर के लिए बच्चों अलग हो सकता है, एलॉय के लिए और अलग हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए बच्चों अलग हो सकता है। तो देखो मैंने यहाँ पे तो आपको क्या कहा बच्चों, ये कांस्टेंट है, लेकिन मैं इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में 3 नंबर का, इस कंसेप्ट से मैं बताती हूँ एक बार, 3 या 2 नंबर में, एक बार नोट करो इसको। समझ आ गया सबको? हाँ, अब देखिए आगे इस चीज को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख लेती हूँ, मैं r माइनस आर नॉट अल्फा dt, तो ये dr बराबर अल्फा dt, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों अल्फा बराबर dr बाई dt। dr ये कुछ मैं उसमें आ गया आपके पास से, ये r नॉट हो रहेगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई होंगी कहीं पे, ये r नॉट हो रहेगा यहाँ पे, ये r नॉट आएगा बेटा यहाँ पे ये। हाँ, तुम लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये r नॉट भी है यहाँ पे, तो ये r नॉट रहेगा यहाँ पे आपके पास। एक बार दोबारा से बताऊं, देखो एक बार फटाफट देख लो, ये शायद मैं कहीं लिखना भूल गई आपको। हाँ, अल्फा का बेसिकली फॉर्मूला होता है बच्चों RF माइनस R नॉट डिवाइड बाई R नॉट इंटू dt। तो देखो जब इसको लिखोगे तो ये आएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल R नॉट अल्फा dt। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों। हाँ, ये आप लोगों का क्या आएगा यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला। तो मैंने क्या कहा था, dr में फटाफट बता देती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dt के, ठीक है। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस से चेंज होगा ना, तो आप इसको लिखोगे R नॉट इंटू dt, क्योंकि ये टेम्परेचर इनिशियल से चेंज है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में इनिशियल रेजिस्टेंस से जो चेंज होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस R नॉट है बच्चों, और जो चेंज को बता रहा है वो अल्फा बता रहा है, तो dt डिग्री पर कितना हो जाएगा, R नॉट अल्फा इंटू dt। वो कितना हो जाएगा, R नॉट अल्फा इंटू में dt बच्चों। हाँ ठीक है बेटा। तो जैसे आपके पास यार यूनिट, जैसे मैंने यहाँ से कहा ना, देखो कैसे आया ये, मैंने कहा कि T टेम्परेचर को T से क्या कर दिया आपने, dt कर दिया, R को क्या कर दिया, R से R प्लस में dr। तो हमने कहा dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर चेंज के, और आल्सो जो dr है बच्चों वो इनिशियल रेजिस्टेंस पर भी क्या करेगा बच्चों, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि dr जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R नॉट इंटू dt के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों dr अल्फा R नॉट dt। अब यहाँ से आपको ये तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, ये ti से tf और ये r से R नॉट क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा बच्चों r माइनस R नॉट और अल्फा R नॉट tf माइनस ti, ठीक है। हाँ, तो ये बनेगा r बराबर R नॉट प्लस अल्फा R नॉट इंटू dt, इसको dt लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R नॉट कॉमन ले लो बच्चों, या इसको इधर ले आओ, R माइनस R नॉट अल्फा R नॉट इंटू dt। अल्फा की वैल्यू बन जाएगी बच्चों R माइनस, ये R फाइनल था आपका जो आप निकाल रहे हो, ये R फाइनल से इनिशियल, ये इनिशियल ये बच्चों फाइनल, ठीक है। तो RF माइनस R नॉट डिवाइडेड बाय बच्चों R नॉट इंटू में dt। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, आपकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं बेसिकली समझा रही थी आपको कि
कि यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। देखो बच्चों इनिशियली कितना था आर नॉट, ठीक है, तो आपके पास जो यूनिट में जो चेंज होगा वो किसको यूनिट कर रहे हैं आप लोग, अल्फा से, तो dt में कितना चेंज होगा, आर नॉट अल्फा इंटू dt, और ये किसके बराबर है, dr के, तो dr बराबर आर नॉट अल्फा इंटू dt। देखो यही तो आया ना बेसिकली जो आपने यहाँ लिखा, ये जो आपने लिखा यहाँ से कि dr बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ लिख देती हूँ मैं आर नॉट dt के, तो ये बन जाएगा बच्चों अल्फा आर नॉट dt, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा, ये बता अल्फा क्या बताएगा बच्चों, आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो फिर मैंने कहा बच्चों कि जो अल्फा जो है बच्चों बेसिकली तो यहाँ पे हमने क्या मानना है, कांस्टेंट। अब मैं अल्फा के बारे में बात करती हूँ, आपको अभी बताती हूँ, एक बार नोट करो इतना, हाँ कर लिया एक बार नोट। अब देखो यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ ये लिख रही हूँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट की आपकी, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपने लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आर एफ माइनस आर नोट बराबर अल्फा आर नोट डेट, क्या लिख सकते हो आप इसको, अल्फा आर नोट डेट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर एफ बराबर आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेटी, आर नोट कॉमन ले लो बेटा, 1 प्लस अल्फा डेटी, ठीक है। आर को क्या लिख सकते हो बच्चों, रो एफ एल बाई ए, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर में लेंथ और एरिया तो सेम रहेगा ना, ठीक है। फिर इसको लिख देंगे आर नोट रो नोट एल बाई ए, ये बन गया 1 प्लस अल्फा डेटी, एल बाई ए से एल बाई ए क्या हो गया बच्चों, चेंज, तो रो एफ बराबर, क्योंकि टोटल में चेंज नहीं होगा आपके पास, लेंथ बढ़ाओगे वॉल्यूम वॉल्यूम लेंथ, आप लिख सकते हो रो नोट 1 प्लस अल्फा डेट। आर को क्या लिख सकते हैं, फाइनल में क्या लिख दे, रो एफ डेंसिटी, ठीक है, रो एफ बाई एल बाई ए, इसी तरह रो नॉट एल बाई ए, क्योंकि टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों चेंज होंगे, लेकिन टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वहाँ, टोटल वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। तो जैसे आप यहाँ पे कह दो डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ एल से, तो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो उसमें चेंज नहीं है, तो एल बाई ए कांस्टेंट है, इसको मैंने काट दिया, तो मैं लिख सकती हूँ रो एफ बराबर रो नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। तो इसी चीज को हम इन दोनों चीजों को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हो, रो एफ माइनस रो नॉट, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो बेटा, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डी टी, तो रो एफ माइनस रो नॉट अल्फा, ये बन गया बच्चों डी रो बाई रो नॉट, और ये आ जाएगा बच्चों 1 बाई रो नॉट, और ये डी टी नीचे, ये आपका अल्फा। इसी तरह आपका अल्फा आ जाएगा 1 बाई आर नॉट डी आर बाई डी, ठीक है। तो अल्फा को हम इन दो फॉर्म्स में भी बच्चों लिख सकते हैं, ये सारी फॉर्म ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है। नोट करो, जब तक मैं एक डाल लेती हूँ, आप लोग नोट करिए सारे, जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लिया। अब देखो बेटा, हाँ क्लियर हो गया इतना। अब देखो, अब मैं क्या कह रही थी, जो टेम्परेचर अल्फा जो आपने देखो डेरिवेशन जब करा तो आपने कहा कि अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो उस पर्टिकुलर, देखो आप कॉपर के लिए देखो मैंने क्या कहा, यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसे आप क्या कहते हो बच्चों, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा, ठीक है। अब देखो, अब कॉपर के लिए हो सकता है यूनिट डिग्री सेल्सियस में 15 का चेंज आ रहा हो सकता है बच्चों एलॉय में यूनिट डिग्री सेल्सियस चेंज बढ़ाकर 12 का 10 9 का चेंज 7 का चेंज आ रहा हो, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में बच्चों हो सकता है कुछ और चेंज आ रहा हो, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप क्या मान रहे हो वहां पे, कांस्टेंट। अदरवाइज जो अल्फा है बच्चों वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। हाँ अब देखो कैसे, अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का, वो कैसे आता है। देखो अल्फा की वैल्यू बात करते हैं बच्चों 3 सिचुएशंस में, एक बात करेंगे बच्चों मेटल या कंडक्टर, एक ही बात है, मेटल कह दो या कंडक्टर। एक बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए,
सेमी कंडक्टर, और एक बात करेंगे बच्चों एलॉय की। ठीक है, एलॉय वाले से क्वेश्चन काफी एक इंपॉर्टेंट बनता है। अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों, ये अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू बच्चों आपके पास मेटल के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव कह सकते हैं आप। मतलब कि मेटल्स में क्या होता है कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, मतलब लार्ज चेंज को इंडिकेट करता है कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया और चेंज कैसा हुआ आपका, लार्ज हुआ। ठीक है, इसके लिए बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन कैसी होती है, स्मॉल पॉजिटिव। मतलब कि चेंज तो होता है लेकिन कैसा होता है बच्चों, थोड़ा सा कम होता है। क्या चेंज तो होता है बच्चों, लेकिन कैसा होता है बच्चों, स्मॉल होता है। और एलॉय के केस में क्या हो जाता है बच्चों, सॉरी इसके केस में नेगेटिव, स्मॉलली नेगेटिव मान, मतलब रिवर्स में होगा। इस केस में बच्चों एलॉय में पॉजिटिव होता है लेकिन वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। या आप ये कह सकते हो कि जो चेंज है वो अप्रोक्सीमेट जीरो है, ये कह सकते हो आप लोग जीरो। अल्फा के सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव होता है बच्चों, सेमीकंडक्टर्स में अल्फा की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव, और मेटल्स में कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। एलॉय में भी पॉजिटिव होती है लेकिन यहाँ चेंज बहुत ज्यादा होता है यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे लिख रहे हैं बच्चों, नेगेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, पॉजिटिव तो है एलॉय, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, वो आप बात करते हैं। तो एलॉय के केस में चेंज तो होता है, माइनर, बहुत ही ना माइनर, या आप ये कह सकते हो अप्रोक्सीमेट जीरो चेंज होता है, अप्रोक्सीमेट, लेकिन आप इसको ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे कि चेंज तो होता है बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के जस्ट लिख लिया। अगर ऑप्शन में ये दोनों है तो आप इसको नहीं मानेंगे, आप इसको मानेंगे, पॉजिटिव वाले। तो चेंज कैसा होगा बच्चों, स्मॉल। अब इसी के बेसिस पे ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि जो कार्बन जो रजिस्टर बनाए जाते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर, वो एलॉय के ही क्यों बने होते हैं, कांस्टेंट और मैग्नीट एलॉय के ही क्यों बने हुए होते हैं। ठीक है, वो एलॉय के इसलिए बने होते हैं बच्चों क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ लेस इफेक्टिव है, या स्मॉल चेंज को इंडिकेट करता है। एलॉय में जो है, एलॉय जो है बच्चों वो टेम्परेचर के साथ लेस इफेक्टिव है, मतलब उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में चेंज बहुत कम होता है बच्चों। ठीक है, एक बार नोट करो, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज ज्यादा होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है, और यहाँ उल्टा होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो रेजिस्टेंस लार्ज अमाउंट में चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस करता है, लेकिन यहाँ पे चेंज तो होता है बच्चों, लेकिन वेरी स्मॉल। ऐसा होता है वेरी स्मॉल। और इन्वायरमेंट, जैसे आपका क्वेश्चन लिखवाती हूँ, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाए जाते हैं वो एलॉय के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो एलॉय है वो टेम्परेचर के साथ लेस इफेक्टिव है। एलॉय जो है बच्चों टेम्परेचर के साथ लेस इफेक्टिव, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में बहुत ही कम चेंज बच्चों वहां पे होता है। बेटा क्लियर, नोट करिए इस बात, जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ग्राफ देखते हैं, बाकी मैं वो क्वेश्चन भी लिखवा दूं आपका। चलो पहले कार्बन वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा अभी तो मैंने बताया है क्वेश्चन जैसा आता है आपका। क्वेश्चन कुछ क्या था अभी बता देते हैं। Why alloy making a standard register? Why alloy used for making standard register? स्टैंडर्ड रजिस्टर। ठीक है, तो आप क्या देंगे आंसर में, आंसर लेस इफेक्टिव विद टेम्परेचर। इसको शॉर्ट में क्या लिखे, बुक में क्या लिख रखा है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव होती है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव। ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि टेम्परेचर के साथ वो लेस इफेक्टिव है। दूसरा आप पॉइंट दे सकते हो इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट के साथ भी आपके पास लेस इफेक्टिव विद इन्वायरमेंटल कंडीशन, लेस इफेक्टिव
विद इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट के साथ उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है जिसके कारण हम जो रजिस्टर बनाते हैं स्टैंडर्ड, उनके लिए हम एलॉय क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी से डैमेज नहीं होता, कि थोड़े बहुत हीटिंग भी होगी तो, नहीं तो मेटल की लगा देगा तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। नोट कर लिया। अब देखो ग्राफ का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ग्राफ विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ ग्राफ विद टेम्परेचर। ठीक है, देखिए वेरिएशन ऑफ ग्राफ, देखिए ये है बच्चों, पहले बात करते हैं ये रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रेजिस्टेंस इधर क्या बच्चों, टेम्परेचर। ये बात करी हमने मेटल की, मेटल के केस में बच्चों टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। फिर बात करी बच्चों हमने, ये इधर है बच्चों आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और इधर क्या है बच्चों, टेम्परेचर। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बच्चों रेजिस्टेंस क्या करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। ठीक है, हाँ। अब आपके पास एक आता है बच्चों यहाँ से आपका एलॉय, एलॉय के केस में ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर। एलॉय के केस में बच्चों जो चेंज है वो थोड़ा सा लेस, बिल्कुल लेस होता है, बिल्कुल ये वायर लाइन ऐसे ऐसे जाएगी। अब मैं तीनों का कंपैरिजन भी दिखाती हूँ, आप स्टेट भी दिखा सकते हो लगभग, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, बुक्स में ऐसे बिल्कुल स्टेट से दिखा रखी है, बिल्कुल ऐसे स्टेट, एक स्टेट तो नहीं, अप्रोक्सीमेट 0 कहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों माइनर चेंज होता है। ठीक है, नोट करिए एक बार, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो। अब मैं इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करके बना रही हूं, हो गया। हाँ, तो देखिए कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे ये है बच्चों आपके पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इधर, और इधर क्या बच्चों, टेम्परेचर। सबसे पहले मेटल के लिए, मेटल के केस में ये ग्राफ बना बच्चों आपका मेटल के लिए। ठीक है, और ये ग्राफ बनेगा बच्चों आपका एलॉय के लिए। ठीक है, और यहां से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा वेरिएशन दिखाते हुए ये है आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और ये है बच्चों आपका एलॉय। यही मैंने अभी तीनों बनाए थे, ये है मेटल के लिए, ये सेमीकंडक्टर के लिए, और ये बच्चों एलॉय के। तो जहां पे तीनों की क्रॉस पॉइंट करता है यहाँ से, ये बता रहा है नो चेंज। इस केस में आप कहेंगे अल्फा लार्ज पॉजिटिव, मतलब लार्ज चेंज होते हैं यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो है, लेकिन चेंजेस कैसे होंगे बच्चों, स्मॉल। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। अब न्यूमेरिकल देखो बेटा, हाँ आज इस टॉपिक को पूरा करते हैं। न्यूमेरिकल देखो, हो गया, हो गया नोट सबका। अब न्यूमेरिकल देखिए बेटा आपका, पहले एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक आपका आईआईटी में आया हुआ न्यूमेरिकल करते हैं। तो आपके नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बच्चों। क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम, बोल रही हूँ आप लिख लेना, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनियम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे जो बच्चों रेजिस्टेंस दे रखा है, आइस पॉइंट मतलब आर नॉट इनिशियल, वो दे रखा है बच्चों आपको 5 ओम, एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम मतलब फाइनल आरएफ, वो दे रखा है बच्चों आपको 5.23 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, ठीक है, थर्मोमीटर को हॉट बाथ में इंसर्ट करा गया है, तो कह रहा है आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, थर्मोमीटर को जब इंसर्ट करा तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम, क्वेश्चन में लिखा है व्हेन, समझना ध्यान से, व्हेन
द thermometer inserted in a hot bath the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. Calculate the temperature of the bath. क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन गिवन है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से, पढ़ो ट्रिक को, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टीम इतना है, ठीक है। उसमें कह रहा है व्हेन द थर्मोमीटर इंसर्टेड इन हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज, इतना है। तो हॉट बाथ का टेम्परेचर आपको बताना है। कैसे करोगे बेटा इसको, सोचो एक बार से देखना चलता है ये। ठीक, बताइए बेटा कैसे होगा। तो उसने क्या है आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बच्चों, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस आर एफ लिखती हूँ, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो प्लेटिनम वायर का आइस पॉइंट मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस है बच्चों, और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस बच्चों इतना हो गया। स्टीम पॉइंट मतलब बच्चों ये तो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन में कहा था रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज एट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस यहाँ था, इतना था 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों इतना है। फिर कह रहा है एंड व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन द हॉट बाथ। अब हॉट बाथ में जब आपने एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द एक ऐसी सिचुएशन आई बच्चों जब इस प्लेटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है, अरे प्लेटिनम ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के अंदर क्या है बच्चों, प्लेटिनम वायर होती है। ये बात समझ आई, ये प्लेटिनम वायर है थर्मोमीटर में जो हमें आगे सेल को बढ़ता हुआ दिखाती है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस इतना है और 100 पे इतना है। अब इस पूरे थर्मोमीटर को उठा के बच्चों और इसमें रख दिया एक वाटर बाथ में, इसमें रख दिया बच्चों वाटर बाथ में। तो देखो जब हम ठंडे पानी में रखेंगे इसको तो इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वाटर बाथ में रखा तो 30 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। तो इस 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यू आपको बताना। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। तो हमारे पास पहली सिचुएशन देखो, पहली सिचुएशन में क्या आ रहा है, बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आ रहा है बच्चों कितना दे रखा स्टीम पॉइंट पर, कितना दे रखा आपको 5.23, ठीक है, बराबर आर नोट है बच्चों 5, 1 प्लस अल्फा नहीं दे रखा। डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 0, तो ये 100 आ जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 5.23 बराबर 5, 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में जब इसको वाटर बाथ में रख दिया, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो बच्चों वही रहेगा, वही लिखेंगे आर टी बराबर, मान लिया अब मैं टी डिग्री सेल्सियस की बात करूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों, ठीक है। कैमरे में दिख रहा है ना नीचे, हाँ अभी तक दिख रहा है, ठीक है। तो आर टी बराबर बच्चों, आर टी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों आपका 5.795, तो ये दे रखा बच्चों 5.795 बराबर आर नॉट बच्चों वही 5 है, 1 प्लस अल्फा। आपके पास टेम्परेचर कितना बच्चों T माइनस 0, क्या हो जाएगा T माइनस 0। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, बस यहाँ से हटा दूं मैं, तो ये बन गया बच्चों 5.795 बराबर 5, 1, मैं देखो बिल्कुल सीधे सीधे तो आप कर ही लोगे, थोड़ा सा एडवांस करवा रही हूँ, अल्फा टी, ठीक है, बिल्कुल सीधा भी करवा देते हो इक्वेशन। चलो इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर
1 मान लो बच्चों, कहाँ गई इक्वेशन, ये तो 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 5.795 डिवाइडेड बाई 5.23 बराबर कितना है बच्चों, 5 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, और यहाँ भी कितना है बच्चों 5 1 प्लस 100 एल, 5 से 5 बच्चों कैंसिल, इन दोनों को सॉल्व कर लेना। यहाँ से मान लिया अप्रोक्सीमेट, यह आ जाएगा 5795,000 नीचे, और ये 523 ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 100, ये इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 5795 डिवाइड बाई 5230, 1 प्लस अल्फा टी बराबर 1 प्लस 100 अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5795 इनको डिवाइड कर दिया, मान लिया लगभग ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा ये, तो मैं अप्रोक्सीमेट मान रही हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, पर मैं अप्रोक्सीमेट मान लिया 2 आ गया, ठीक है। हाँ मेरे को दिख रहा है ये 579 है तो 1 पे जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 2 मान रही हूँ, तुम सोल्व कर लेना, ठीक है। इतना नोट करो एक बार जल्दी से। अरे या सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इससे इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 345.650 डिग्री, कर लेना आप लोग। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कैलकुलेशन टी की वैल्यू आएगी 345.6 डिग्री के आसपास आंसर है, 6 कितना एग्जैक्टली 6565 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू है। नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, अभी एक दो और करते हैं, हाँ हो गया। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो बिल्कुल सीधा सीधा करवा देती हूँ ना। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल, किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है बच्चों वो डबल हो जाएगा इनिशियल का, किस टेम्परेचर पर, ठीक है। क्या क्या डाटा गिवन है आपको, डबल इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लिया रेजिस्टेंस कितना आपका R नॉट, तो पूछ रहा है कि टी कितना टेम्परेचर हो यहाँ पे कि रेजिस्टेंस कितना हो जाए बच्चों 2R नॉट हो जाए, रेजिस्टेंस कितना हो जाए आपका यहाँ पे 2R नॉट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कॉपर की वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू, अल्फा फॉर कॉपर ये आपको गिवन है बच्चों 3.9 -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो बिल्कुल सीधा सीधा है। अल्फा को क्या लिख सकते हो, अभी अभी लिखा आपने, RF बराबर RF माइनस R नोट अल्फा R नोट डेल्टा टी, यही तो होता है बेटा, ठीक है। तो RF माइनस R नोट डेल्टा टी बराबर अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर RF, फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों 2R हो जाएगा, तो 2R नोट, इनिशियल कितना है बच्चों आपके पास ये R नोट डिवाइडेड बाई R नोट डेल्टा टी, 0 डिग्री सेल्सियस फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा TF माइनस TI, और अल्फा आपको गिवन है 3.9 10⁻⁻3, ये बना बच्चों R नोट डिवाइड बाई R नोट, ठीक है। तो फाइनल मान लिया T है और इनिशियल कितना है बच्चों 0, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। R नोट से R नोट कैंसिल, 3.9 10⁻³ 1/T, तो T आ जाएगा बच्चों 1/3.9 10⁻³। इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है इनिशियल का क्या हो जाएगा बच्चों डबल हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो आप अलग अलग तरीके से सिचुएशन अलग अलग वहां पे हो सकती है, नोट करिए इसको। हाँ इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है डज द टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज। क्या जो अल्फा है वो शेप और साइज पे डिपेंड करेगा बच्चों, अल्फा कैसे ट्रीट कर रहा है एज ए डेंसिटी कंसेप्ट की तरह। क्या अल्फा
के ऊपर शेप और साइज का कोई फर्क बच्चों वहां पे नहीं पड़ेगा। अल्फा डज नॉट डिपेंड, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का क्या शेप है, केस क्या साइज है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ये किसको डिनोट करता है, आप और भी कुछ ना समझ आए तो एज ए डेंसिटी, जैसे डेंसिटी डिपेंड नहीं करती शेप और साइज पर, इसी तरह बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी आपका शेप और साइज पर बच्चों डिपेंड नहीं करे। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। हाँ, एक क्वेश्चन देखो आपका कंपटीशन एग्जाम में आया, वे क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट। देखो अब ये सीधे सीधे तो आप लोग कर लोगे, आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब जो थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है वो मैं करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन देखो आपका कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। क्वेश्चन है ए रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा is connected in parallel with a resistance resistivity alpha is connected in parallel with a resistance 3R having thermal coefficient of resistivity to alpha, having thermal coefficient of resistivity 3 अल्फा, ठीक है। 2 अल्फा, 3 अल्फा नहीं बच्चों, 2 अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफेक्टिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफेक्ट। बताइए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस आर ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट, मतलब थर्मल कोएफिशिएंट एक रेजिस्टेंस आर है, मतलब R1 बराबर है R के, और इसके लिए थर्मल कोएफिशिएंट है बच्चों किसी मटेरियल का है अल्फा। दूसरा है बच्चों जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3R और इसका थर्मल कोएफिशिएंट है बच्चों 2 अल्फा। तो हमें इस अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों यहाँ पे बतानी, ठीक है। और ये कैसे कनेक्टेड है, इन पैरेलल में। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है बच्चों, पैरेलल में क्या है, आपस में कनेक्टेड है। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, आपस में एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। सभी कर लिया ट्राई, कर लो जल्दी कर लो। कर लिया। देखो ये कैसे करेंगे पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला बच्चों R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R, ठीक है। तो RP बराबर R1 है बच्चों कितना R इंटू 3R, और ये आया बच्चों R प्लस में 3R, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, RP बराबर 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, R से R कैंसिल, तो पैरेलल में 3/4R। रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, RP की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 R के बराबर आ गई, ठीक है। अब मैं R को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से R बराबर होता है इनिशियल रेजिस्टेंस R0, इनिशियल तो हमारा R ही है ये, ठीक है। तो मैं इसको R डैश लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो R ही लिख लो। इनिशियल R0 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, इतना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं RP बराबर 3/4 R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। अब इनिशियल देखो मेरे पास यहाँ पे आपको लिखने में दिख रहा है, फाइनली मेरे पास यहाँ पे फाइनल क्या RP है और इनिशियल यहाँ पे मेरे पास R था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R0 की जगह R ही लिखूंगी। अरे देखो मेरे पास R इफेक्टिव फाइनल आया ना, तो इनिशियल क्या मेरे पास R, ठीक है। तो मैं यहाँ R की जगह R ही लिखूंगी।
क्योंकि आर ही दे रखा है इनिशियली उनका ना, उनका कॉम्बिनेशन होके मेरे पास आ जाएगा आरपी बराबर 3/4 आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, नोट करिए एक बार, इतना नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया इतना। हाँ, अब आगे देखिए। अब देखो बच्चों, R1 को कितना है मेरे पास, R है। ठीक है, तो मैं R1 को क्या लिख सकती हूँ, R इंटू चेंज के लिए अल्फा dt या डेल्टा टी लिख लो। ठीक है, R2 को क्या लिख सकते हो, R2 कितना है बच्चों, 3R। अभी इनिशियल कितना, दूसरी कंडीशन में 3R 1 प्लस में अल्फा डेल्टा, और यहाँ पे 2 अल्फा है। दूसरी कंडीशन में वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 अल्फा। और ये आरपी बच्चों 3/4 आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ये अल्फा इफेक्टिव है, ये इसको क्या लिखोगे, अल्फा इफेक्टिव। ठीक है, तो अब आपको आरपी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, R1 R2, मैं ऐसे लिख दूं 3/4 आर 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी बराबर, ये बनेगा आरपी की वैल्यू बच्चों R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि मेरे से उसने अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू पूछी है। ये आ जाएगा बेटा 3/4 आर, मैं इसका एक छोटा मेथड भी वो भी बता दूंगी, पर फिलहाल इसको सीख लो पहले। ठीक है, R1 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और R2 की वैल्यू है बच्चों 3R इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही रख दो, R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 3R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, R यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉमन आ जाएगा ये। ठीक है, और ये R भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। 3/4 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी बराबर, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ये 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 3 प्लस 6 अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। इतना नोट करो बच्चों जल्दी से, एक बार इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया। ठीक है, आगे देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास, ये लॉन्ग मेथड है, छोटा सा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, वो भी बता देंगे। अभी इसको करेंगे, क्या है बच्चों 3/4 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी बराबर, ये देखो बच्चों ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में ना, पहले नीचे वाला लिख लूं, नीचे बना बच्चों 3 और 1 4 प्लस और 3 1 4 4 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, नीचे ये बना 3/4 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, ये बना बच्चों यहाँ से 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 तो पहले इसको 1 को इससे 3 से, फिर 1 को इससे करो प्लस 6 अल्फा डेल्टा टी, फिर इसको करेंगे 3 अल्फा डेल्टा टी, फिर इन दोनों को करेंगे बच्चों प्लस, ये आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। देखो बच्चों ये चेंज है, ये डेल्टा टी मान लिया चेंज आया 0.2 में, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो चेंज में कितना आ जाएगा ये 0.4। देखो एक तो 2/10 करो और इसका स्क्वायर, एक का 4/100 करो और इसका स्क्वायर, तो ये चेंज और कम नहीं हो गया, तो ये क्वांटिटी हम नेगलेक्ट कर देंगे। ज्यादा वेरी स्मॉल चेंज के कारण, जैसे चेंज मान लिया 0.00006 आया, तो इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली इसको क्या कर दूंगी, नेगलेक्ट कर दूंगी इस चेंज को। ठीक है, इस टर्म को यहाँ से क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो ये बना 3/4 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी बराबर बना 3 प्लस 9 अल्फा डेल्टा टी, और ये बना बच्चों 4 कॉमन ले लो बच्चों यहाँ से, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 4 से 4 ये बच्चों यहाँ पे कैंसिल, ये बना 3 प्लस 3 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, ये बना 3 प्लस 9 अल्फा डेल्टा टी,
ठीक है, नीचे से लिख लिया, नीचे का नोट करो जल्दी से एक बार, नीचे का जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन देख लो कहीं कोई मिस्टेक हो। 3 यहाँ ठीक था, यहाँ भी ठीक था। ये बच्चों यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और ये 7 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 4 की जगह 7 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। फिर नहीं काट सकते, फिर नहीं काट सकते, फिर तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 + 7 अल्फा डेल्टा, फिर बेटा मल्टीप्लाई कर लो, कोई नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4, ये 4 इधर चला जाएगा और ये इधर, ये बनेगा 3 1 + अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी बराबर, इस 4 को करोगे तो 12 + 36 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हाँ ये हटा दूं मैं, और नीचे कितना 4 + 7 अल्फा डेल्टा। अब इसको इधर से कर लो, ये 12 पहले इधर इसको अंदर कर लो ना, अंदर करोगे तो ये 3 + 3 आ जाएगा यहाँ पे, इसको करो 12 प्लस, मैं बस ऐसे लिख लूँ 3 + 3 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी, और इसको करोगे तो 4 + 7 अल्फा डेल्टा टी बराबर, ये आया 12 + 36। बस बच्चों कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, पर मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, हाँ जस्ट ये कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन ही करनी है आप लोगों को। ये बना बच्चों 12, 3 को इससे करेंगे, ये 21 अल्फा डेल्टा टी प्लस, ये बना बच्चों 12 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी प्लस 3 7 21 अल्फा इफेक्टिव इंटू अल्फा डेल्टा टी का स्केयर। ये फिर से ये चेंज बहुत कम हो जाएगा, तो इस फैक्टर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 12 + 36 अल्फा डेल्टा टी, ये बना बच्चों 12 + 21 अल्फा डेल्टा टी प्लस 12 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी बराबर, इसको इधर देखो, ये 12 से 12 कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, इसको लिखो ही मत। ठीक है, इसको मत लिखो, ये 21 है, ये इधर जाएगा तो 36 - 21 अल्फा डेल्टा टी। अब ये 26 घटा लो एक बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 में से 21 गए 5, 3 में से 2 गया बच्चों 1, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 15, तो आ जाएगा 12 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी बराबर 15 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी से डेल्टा टी बच्चों कैंसिल, तो अल्फा इफेक्टिव 15/12 अल्फा के लगभग बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, और थोड़ा सोल्व कर लो, 3 से काट लो, 5/4 अल्फा, आंसर क्या आ जाएगा, तो अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5/4 अल्फा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था आपका, एक और है थोड़ा सा अलग, इसको नोट करिए। एक दूसरा तरीका बता देती हूँ इसका ना, फटाफट कर लो नोट जल्दी, मैं एक बार तक इंक डालू, इंक आज बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया। कर लिया नोट, कर लीजिए जल्दी से बेटा, हाँ कर लिया। अब देखो आगे एक दूसरा मेथड देता हूँ इसका, फटाफट देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। हमारे पास पता है रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, या RP बराबर 1/R1 + 1/R। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की, तो नेट इसको ऐसे लिख दें, तो अल्फा 1/R1 अल्फा 2/R। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, RP की वैल्यू यहाँ पुट कर दो एक बार, इसको लिख लो अल्फा इफेक्टिव RP बराबर एलसीएम R1 R2, ये R2 अल्फा 1 प्लस R1 अल्फा 2। ठीक है, RP को निकाल लो, RP कितना होगा बच्चों, R1 R2 R1 प्लस में R2। RP कितना था आपका, R1 दे रखा था आपका R, और R2
R2 दे रखा था आपका 3R, और इसके लिए अल्फा 1 था आपका अल्फा और अल्फा 2 था आपका 2 अल्फा। ये डाटा गिवन है बच्चों, याद रख दो। ये R क्रॉस 3R और ये R प्लस 3R, तो ये बन गया आपका 4R, ये बना आपका 3/4R। ठीक है, यहाँ पुट करिए, मैं इसको अभी इतना लिख रही हूँ, अल्फा इफेक्टिव डिवाइड बाई RP बराबर R2 कितना है बच्चों 3R और अल्फा 1 अल्फा, R1 कितना है बच्चों R और अल्फा 2 कितना है बच्चों 2 अल्फा, डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, ये 2R 3R इंटू R। सोल्व करो, अल्फा इफेक्टिव ये आया बच्चों 3R अल्फा 2R अल्फा डिवाइड बाई 3R का स्केल। ठीक है, ये आएगा ना। हाँ, ये आ गया 5R अल्फा डिवाइडेड बाई 3R का स्केल। R से R बच्चों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, RP की वैल्यू कितनी है 3/4, तो अल्फा इफेक्टिव 3/4R, ये अल्फा इफेक्टिव, ये 3R इधर चला जाएगा, 3R इंटू 15 5 अल्फा, ये 4 नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12R के बराबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 15/12 अल्फा, ये आ जाएगा 5/4। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते थे और जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया वैसे, तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, वो भी आपका कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, कर लिया नोट? नोट हो गया बेटा? देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ये भी आपका कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आपको 2 वायर दे रखी है इस तरीके से और एक आपकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1, ये रेजिस्टेंस α1, ये ρ2 बच्चों ये आपका अल्फा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन α1 ρ1 α1 ρ2 α2 such that the resistance of combination is independent of temperature, such that resistance of combination is independent of temperature, is independent of temperature, independent of temperature and find alpha net। ये सिचुएशंस आपके पास बात कर रहा है, सॉरी अल्फा नेट फाइंड कर लेना आपको, यहाँ तक ही बात कर, बड़े इतनी बात करो बाद में देखते हैं। कह रहा आपसे फाइंड द रिलेशन α1 ρ1 α1 ρ2 α2 such that the resistance of the combination is independent of temperature। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो ये वायर है जो आपस में कनेक्टेड है, इनका रेजिस्टेंस इनिशियल टेम्परेचर पे क्या हो इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो अल्फा है अल्फा नेट है वो क्या होगा 0। अल्फा नेट क्या बताता है कि यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। जब वो कह रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन जो है इनिशियल जो कॉम्बिनेशन और जो फाइनल है वो अल्फा पे इंडिपेंडेंट हो जाए, रेजिस्टेंस जो है चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ। कहने का मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, चेंज ना होने का मतलब बच्चों ये बताता है यूनिट डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि अल्फा नेट की वैल्यू क्या हो जाए 0। क्वेश्चन समझ आया? ये 2 कॉम्बिनेशन आपको दे रखे 2 वायर्स के,
जिनकी रेजिस्टिविटी अलग है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अलग अलग। वो कह रहा है कि जब हम इनको कंबाइन करें तो ऐसी क्या सिचुएशन आए कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट हो जाए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बताता है बच्चों, एक यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। और वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चों टेम्परेचर के साथ उसमें कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। इंडिपेंडेंट वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ पे कि इन दोनों का जब ये फाइनल जब चेंज होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो कि जो फाइनली जो चेंज है वो रेजिस्टेंस पे बच्चों डिपेंड, रेजिस्टेंस जो है उनका टेम्परेचर पर बच्चों डिपेंड ना करे। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई थिंक सभी को, क्लियर हो गया। बताइए जल्दी से इस बात के बारे में। देखो जब चेंज नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, हो गया, हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, देखो वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चों जो इनिशियल चेंज है वो बराबर है बच्चों फाइनल के, मतलब टेम्परेचर के कारण जो नेट चेंज हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इनिशियल को क्या लिख सकती हूँ मैं बच्चों यहाँ पे, फाइनल। इनिशियल क्या है बच्चों, R1 प्लस में R2 सीरीज में है, दोनों को इनिशियली जोड़ दिया, ठीक है। और ये फाइनल R1F प्लस R2F, तो आपके पास क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। R1F को क्या लिख सकते हो आप लोग, R01 प्लस R क्या होता था हमारे पास फाइनल R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो लिखोगे R01 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। इसी तरह यहाँ पे लिखोगे R01 प्लस अल्फा 2 डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनिशियल क्या है इसका R0 का R1 है, इनिशियल क्या है यहाँ पे R1 है, यहाँ पे इनिशियल क्या है बच्चों R2 है, तो यहाँ लिख देंगे R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी। देखो ये R1 R2 इससे इधर R1 R2 से क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या मिला R1 इधर 0 बचेगा, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। इतना नोट कर लिया। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, R की वैल्यू इसको लिख सकते हो R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, R डेल्टा टी तो इक्वल टू 0, डेल्टा टी को कॉमन ले लो, क्या बना अल्फा 1 R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी को 0 लिखोगे क्या बनेगा TF बराबर TI, फाइनल टेम्परेचर बराबर हो इनिशियल टेम्परेचर, मतलब नेट चेंज जो है वो कह रहे इंडिपेंडेंट हो किस पे, टेम्परेचर पे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बराबर 0। लेकिन उसने जो रिलेशन पूछा है हमें रेजिस्टिविटी से पूछा है, ठीक है। तो एक बार नोट करो, इतना आगे डिस्कस करते हैं फिर, हो गया बस 1 मिनट और हो गया, नोट कर लिया इतना। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ से R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बराबर 0। तो R को क्या लिख सकते हो, ρ1 L बाई A अल्फा 1, L दोनों की लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, ये बनेगा R2 ρ2 L बाई A इंटू अल्फा 2 बराबर, L बाई A से L बाई A कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके हटा दो, सेम है ये तो ρ1 अल्फा 1, अरे कैंसिल नहीं होगा, ये सेम है ना दोनों में इसलिए इसको हटा रही हूँ मैं, ρ2 अल्फा, ρ2 अल्फा, अरे कॉमन भी ले लोगे तो कैंसिल तो नहीं होगा इससे ये, ठीक है। तो ये बनेगा L बाई ए, तो L बाई ए तो 0 हो ही नहीं सकता, लेंथ और एरिया तो आपका 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो जाएगा बच्चों, ρ1 अल्फा 1 प्लस ρ2 अल्फा 2 बराबर 0। अरे नेट 0 कब हो, ρ1 अल्फा 1 माइनस ρ2 अल्फा 2, या इधर ले जाके कैंसिल कर दो इनको, L बाई ए से L बाई ए, ठीक है। तो देखो एक के टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, दूसरे का कैसा है पॉजिटिव, तो एक क्या होगा बच्चों कंडक्टर और एक क्या होगा बच्चों सेमीकंडक्टर।
तभी वो सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्या है पॉसिबल। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है और कंडक्टर में कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। जो भी होमवर्क दिया है सारा कंप्लीट कर लेना और होमवर्क मुझे सेंड कर देना। ओके।